सुजुकी ब्रेजा में 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है जो लगभग 99 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है। वहीं यामाहा की R15 में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है जो लगभग 18 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है। मतलब सिंपली कार ज़्यादा पावरफुल है, राइट? लेकिन R15 का इंजन ब्रेजा के इंजन से लगभग 10 गुना छोटा होता है। अगर R15 का इंजन भी ब्रेजा जितना बड़ा होता तो वो 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता। यानी इंजन की एफिशिएंसी के मामले में एक 2 लाख की बाइक का इंजन एक 10 लाख की कार के इंजन से डबल पावरफुल है। लेकिन बाइक का छोटा इंजन इतनी पावर जनरेट करता कैसे है? ये कमाल है पावर डेंसिटी का। पावर डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कि इंजन अपने साइज के हिसाब से कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इंजन कितनी हॉर्स पावर बना रहा है, हम ये भी देखते हैं कि कितने सीसी के इंजन से वो पावर आ रही है। अगर 2 इंजन सेम पावर बना रहे हैं और एक इंजन साइज में छोटा है तो ऑब्वियसली उसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एक कार और बाइक के इंजन को कंपेयर करें तो बाइक के इंजन की पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब सवाल यह आता है कि बाइक का इंजन इतना छोटा होके भी इतनी ज़्यादा पावर डेंसिटी कैसे अचीव करता है? देखो, पावर बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, इंजन का साइज बढ़ा दो और दूसरा, इंजन के आरपीएम बढ़ा दो। बाइक के केस में इंजन का साइज बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो बाइक में दूसरा तरीका चूज किया जाता है। जहां ब्रेजा 6000 आरपीएम पर रेड लाइन टच कर देती है, वहीं R15 10,000 आरपीएम तक रेव कर सकती है। अगर आपको कार में इतना हाई रेविंग इंजन चाहिए तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करके एस्टन मार्टिन वल्करी जैसी कार लेनी होगी। लेकिन बाइक में आपको सिर्फ 2 लाख खर्च करके इतना हाई रेविंग इंजन मिल जाएगा। पर इतने हाई आरपीएम अचीव करना भी आसान नहीं होता। आपको इनर्शिया फोर्स के बारे में तो पता होगा। जब कोई चीज मोशन में होती है तो वो उसी मोशन में रहना चाहती है। जितनी भारी वो चीज होगी उतना ही ज्यादा वो रेजिस्ट करेगी अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करोगे। इंजन के अंदर ये हैवी चीज होती है पिस्टन। अगर आप हैवी पिस्टन को हाई स्पीड से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलाओगे तो क्रैंकशाफ्ट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और वो टूट जाएगी। इसीलिए बाइक्स के इंजन के पार्ट्स काफी लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट कंपोनेंट्स का मोमेंटम काफी कम होता है। मतलब पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और बेयरिंग पर कम फोर्स लगाकर ही स्ट्रोक के टॉप और बॉटम में डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पर फर्क सिर्फ वेट का नहीं होता। हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के इंजन शॉर्ट स्ट्रोक होते हैं, जबकि एक कार के इंजन में लॉन्ग स्ट्रोक्स होते हैं। मतलब इन बाइक्स के पिस्टन कार के पिस्टन के मुकाबले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। लेकिन साइज में ये पिस्टन वाइड होते हैं। इससे पिस्टन की स्पीड कंट्रोल में रहती है। वाइड बोर होने से सिलेंडर के ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया भी मिलता है। इस वजह से इंजीनियर्स उसमें 2 की जगह 4 वाल्व्स लगा पाते हैं, जिससे इंजन के अंदर ज्यादा हवा आ पाती है और ज्यादा हवा होगी तो ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस होगी। इस टाइप के इंजन डिजाइन को ओवर स्क्वायर इंजन कहा जाता है, जहां बोर साइज स्ट्रोक लेंथ से बड़ा होता है। ये डिजाइन आपको सुपर बाइक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्क्वायर इंजन्स होते हैं जहां बोर और स्ट्रोक दोनों बराबर साइज के होते हैं। ये डिजाइन नॉर्मल स्पोर्ट कम्यूटर बाइक्स में देखने को मिलता है। और लास्ट टाइप होती है अंडर स्क्वायर डिजाइन, जहां पर बोर साइज स्ट्रोक से छोटा होता है। ये डिजाइन क्रूजर बाइक्स और कम्यूटर बाइक्स में यूज होता है। अब आपने इंजन को लाइट वेट तो बना दिया, पर हाई आरपीएम पर वाल्व्स को कंट्रोल करना भी एक चैलेंज होता है। हाई आरपीएम पे वाल्व्स बहुत फास्ट ओपन और क्लोज होती है। वाल्व का अपना वेट होता है, इसीलिए इनर्शिया की वजह से कभी कभी वाल्व कैमशाफ्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाती। इस कंडीशन को कहते हैं वाल्व फ्लोट। वाल्व फ्लोट का मतलब ये नहीं है कि इंजन तुरंत डैमेज हो जाएगा, लेकिन अगर वाल्व ज़्यादा देर तक ओपन रही तो पिस्टन से टकरा सकती है, जिसकी वजह से इंजन डैमेज हो जाएगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि वाल्व्स में मजबूत स्प्रिंग लगा दो। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग हैवी, रिटेनर हैवी और वाल्व ट्रेन का टोटल वेट ज़्यादा। और जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ता है और इंजन का मैक्स आरपीएम और कम हो जाता है। तो हम हैवी स्प्रिंग तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन है कि वाल्व्स को ही लाइट वेट बना दो। इसके लिए टाइटेनियम जैसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो स्टील से 40% लाइटर होता है। इसलिए हाई एंड बाइक्स में स्टील की जगह आपको टाइटेनियम वाल्व्स देखने को मिलती है। इसके अलावा वाल्व्स को कंट्रोल करने के लिए एडवांस वाल्व टाइमिंग सिस्टम और सुपर बाइक्स में एडवांस आर्किटेक्चर भी यूज किए जाते हैं, जैसे फिंगर फॉलोअर सिस्टम और डीएलसी कोटेड कैम सरफेसेस यूज किए जाते हैं, जिसका फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इसके अलावा डुकाटी एक अलग अप्रोच यूज करती है, डेस्मोड्रोमिक वाल्व ट्रेन। इसमें वाल्व ओपन भी कैम से होती है और क्लोज भी कैम से होती है।
स्प्रिंग की जरूरत ही नहीं होती। ये सिस्टम आरपीएम के लिए तो अच्छा है, लेकिन हाई मेंटेनेंस, कॉम्प्लेक्स और महंगा होता है। बाइक इंजन्स का वेट काफी हद तक उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। कम्यूटर बाइक्स में मोस्टली एल्युमिनियम एलॉय यूज होता है, जबकि हाई एंड मोटरसाइकिल्स में इंजन में मैग्नीशियम का यूज ज्यादा होता है, स्पेशली इंजन कवर और केसिंग पार्ट्स में, क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से भी ज्यादा लाइट वेट होता है। कार्स में भी मैग्नीशियम यूज होता है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड जगह पर। कार इंजन का मेन ब्लॉक या तो कास्ट आयरन का होता है या फिर हैवी एल्युमिनियम का, क्योंकि कार्स को ज्यादा लोड कैरी करने के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए डिजाइन किया जाता है। मोटरसाइकिल इंजन्स की एक खासियत ये भी है कि इनमें इंजन, क्लच और ट्रांसमिशन सब एक ही यूनिट में पैक्ड होता है, और इस पूरी यूनिट को कहा जाता है मोटरसाइकिल पावर ट्रेन। इसका फायदा ये है कि ना कोई एक्स्ट्रा हाउसिंग, ना एक्स्ट्रा शाफ्ट और ना एक्स्ट्रा माउंट्स, मतलब कम वेट, कॉम्पैक्ट साइज और कम लॉसेस। मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स सिक्वेंशियल होता है। इसमें कार्स की तरह हैवी सिंक्रोनाइजर्स नहीं होते। इसमें यूज होते हैं डॉग गियर्स, जो सीधा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सिस्टम सिंपल और लाइट वेट होता है, और गियर शिफ्टिंग बहुत फास्ट होती है। अब जब हमने बाइक्स के इंजन का डिजाइन, वेट और इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन समझ लिया है, तो एक और इम्पॉर्टेंट रीजन बचता है जिससे बाइक्स का कार के ऊपर एडवांटेज है, और ये एडवांटेज है एमिशन नॉर्म्स का। देखो, बाइक्स और कार्स दोनों के लिए फ्रेमवर्क तो सेम होता है, जैसे BS6 वगैरह, लेकिन ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग डिस्टेंस अलग होती है। मोटरसाइकिल को अप्रॉक्स 35,000 किलोमीटर तक एमिशन सिस्टम को इफेक्टिव दिखाना होता है, जबकि कार्स को 1.5 लाख किलोमीटर तक एमिशंस स्टेबल रखने होते हैं। इस वजह से इंजन ट्यूनिंग और कॉम्प्रोमाइज का अप्रोच थोड़ा अलग होता है। अब सवाल यह है कि अगर बाइक्स के इंजन्स इतने अच्छे, इतने पावरफुल और इतने एडवांस होते हैं, तो हम इन्हें कार्स में क्यों नहीं लगाते? रीजन सिर्फ एक नहीं है। सबसे पहला रीजन है वेट और टॉर्क। कार्स भारी होती हैं और उन्हें चलने के लिए लो आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क चाहिए। मोटरसाइकिल इंजन हाई आरपीएम पर पावर बनाते हैं, लेकिन लो आरपीएम पे उनका टॉर्क लिमिटेड होता है। दूसरा रीजन है ड्यूरेबिलिटी। कार इंजन्स को 1.5 से 2 लाख किलोमीटर तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि बाइक इंजन्स, स्पेशली परफॉर्मेंस बाइक्स, रिलेटिवली कम लाइफ और हाई रेव यूजेज के लिए ट्यून्ड होते हैं। तीसरा रीजन है एमिशंस और कंफर्ट। कार्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स, नॉइज लिमिट्स और स्मूथ साइलेंट ऑपरेशन फॉलो करना होता है। हाई रेविंग बाइक इंजन्स ये सब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कभी कभी 10 से 12,000 आरपीएम पे गाड़ी चलाना फन लग सकता है, लेकिन डेली लाइफ में लोग ज्यादातर 1500 से 2000 आरपीएम पे शांत और रिलैक्स ड्राइविंग चाहते हैं। इसीलिए बाइक इंजन्स बाइक के लिए परफेक्ट होते हैं और कार इंजन्स कार के लिए परफेक्ट। बाइक इंजन्स इंजीनियरिंग का एक्सट्रीम फॉर्म है, लाइट वेट, हाई आरपीएम और हाई पावर डेंसिटी। कार इंजन्स प्रैक्टिकलिटी का एग्जाम्पल हैं, ड्यूरेबल, स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग। दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, बस उनका काम अलग अलग है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपके कोई थॉट्स या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलना। और हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।